हाँ जी, सो लास्ट सेगमेंट में हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर स्पेस, सबस्पेस और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि कैसे कैसे आप क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो सेगमेंट है उसमें कुछ डेफिनेशंस आएंगी, उनको ऐड ऑन कर लेता हूँ। और किसी भी सेट को एल कैसे चेक करेंगे, एल कैसे चेक करेंगे, स्पैनिंग सेट का मीनिंग क्या होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जस्ट उनको हम समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास स्टैंडर्ड नोटेशन है V/F, एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, F यहाँ फील्ड है। ठीक है, और V/F वेक्टर स्पेस के बारे में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। अब अगर मैं यहां से कोई भी रैंडम वेक्टर पिक करूं, x1 x2 xn बिलोंग्स टू V, और कोई भी रैंडम स्केलर पिक करूं α1 α2 αn बिलोंग्स टू F, ये n वेक्टर्स हो सकते हैं, 2 वेक्टर हो सकते हैं, 1 वेक्टर हो सकता है, मैटर नहीं करेगा। ठीक है, बट एट ए टाइम कितने वेक्टर्स ले रहा हूं? फाइनाइट वेक्टर ले रहा हूं। कभी भी मैं x1 x2 xn अप टू इन्फिनिटी नहीं लिख रहा हूं। तो जब हम नेक्स्ट डेफिनेशन लिख रहे हैं तो वो बेसिकली एट ए टाइम फाइनाइट वेक्टर्स पिक करके आपको ये डिफाइन करना है। ठीक है, तो x1 x2 xn ये वेक्टर्स, तो जब मैं अल्फा आई को xi पे ऑपरेट करूंगा तो वो v का मेंबर होगा। जब इन, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है v में, और उसके बाद इनको ऐड करूंगा i वेरिंग फ्रॉम 1 to n, तो ये भी v का एलिमेंट होगा। तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं? x बिलोंग्स टू v। तो आप V में कोई भी n वेक्टर्स, कोई भी r वेक्टर्स, n और r कोई फिक्स नहीं है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और कोई भी स्केलर्स अल्फा ही पिक कर लो, उन स्केलर्स को xi पे ऑपरेट करो एंड देन सम अप करो, फाइनली एक v का वेक्टर मिलेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? x इज अ लीनियर, यहां वर्ड यूज कर रहा हूं अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 xn। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है? बेसिकली आपको कोई n वेक्टर्स पिक करने हैं, n कैन बी 1 2 3 अप टू एनीथिंग बट एट ए टाइम फाइनाइट, और कोई भी स्केलर पिक करने हैं, और स्पेस में जितने भी आपके पास ऑपरेशन है, मेनली ऑपरेशन क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन, उनको यूज करके जो भी आप नया वेक्टर बना रहे हो दैट इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस गिवन वेक्टर्स। ठीक है, तो आई थिंक इंफॉर्मेशन क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 0 एंड 0 1 एंड 1 1 बिलोंग्स टू आर क्यूब पिक कर लेता हूं, ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास x2 है, ये xt है, और उसके बाद मैं 1 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 1 प्लस 0 इंटू 1 1 लिखता हूं, तो ये जो मिलेगा वो मुझे 1,1 मिलेगा। तो यहां अल्फा 1 को 1 लिया, अल्फा 2 को 1 लिया, अल्फा 3 को 0 लिया, या मैं 0 इंटू 1 0 प्लस या 2 इंटू 1 0 एंड 0 इंटू 1 0 प्लस और वेट 0 1 माइनस 1 इंटू 1 1 ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा आपके पास 2, और ये आ जाएगा सेकेंड पोजीशन पे 2, और ये -1 तो फाइनली क्या बचेगा? 1,1। तो मेरे पास ये जो x है और ये वेक्टर भी क्या मिला? x मिला। इस x के, इस x1 x2 x3 में कितने लीनियर कॉम्बिनेशन है? 2 लीनियर कॉम्बिनेशन है। पहले लीनियर कॉम्बिनेशन में अल्फा 1 की वैल्यू 1, अल्फा 2 की वैल्यू 1 और अल्फा 3 की वैल्यू 0। सेकेंड लीनियर कॉम्बिनेशन में अल्फा 1 2, अल्फा 2 2, अल्फा 3 -1। तो इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं x इज अ लीनियर, आ वर्ड यूज कर रहा हूं, यानी कि एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर्स का यूनिक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर है? इस चीज का मैं आगे यूज करूंगा। जैसे मैंने यहां 3 वेक्टर्स यूज लिए हैं और इस वेक्टर के एक से ज्यादा लीनियर कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं इन 3 वेक्टर्स की हेल्प से। ठीक है, तो आई थिंक लीनियर कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्लियर होगा आपको। अब मेरे पास अगर कोई भी S मिल जाए विच इज अ सबसेट ऑफ V, उसको मैं इनिशियली अभी क्या ले रहा हूं? नॉन एम्प्टी।
और एक नोटेशन डिफाइन करता हूं, अभी इसका नाम देंगे हम, विच इज अ समीशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n सम अल्फा ई एक्स आई। यहां अल्फा ई हमेशा फील्ड से आ रहे हैं, एक्स आई हमेशा एफ से आ रहे हैं, और एक्स आई जो है वो एस से हैं, और एन जो है इट इज अ नेचुरल नंबर। एन कैन बी 1, एन कैन बी 2, एन कैन बी 3। ठीक है, तो आप वन स्टेप टेस्ट से ये देख सकते हो कि दिस इज ऑलवेज अ सबस्पेस ऑफ वी, और इसमें आ कौन रहा है, जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन थे उन सब का कलेक्शन ले रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड सबस्पेस जनरेटेड बाय एस, और स्पैनिंग सेट और स्पैनिंग स्पेस ऑफ एस और सबस्पेस स्पैन्ड बाय एस। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, डिफरेंट बुक में डिफरेंट नाम और नोटेशन यूज करे गए। सबस्पेस जनरेटेड बाय एस, स्पैन्ड बाय एस, सबस्पेस और स्पैनिंग सेट ऑफ एस, ये सारे नाम और नोटेशन आप यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन थे वो कलेक्ट कर लिए, उनका सेट आप वन स्टेप टेस्ट से चेक कर सकते हो, सबस्पेस बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड स्पैनिंग सेट ऑफ एस। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने एक एस पिक कर लेते हैं, यहां ऐसा फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी। अभी मैं एग्जांपल जो लिख रहा हूं वो फाइनाइट का लिख रहा हूं। x1 पिक किया मैंने 1 0, x2 पिक किया मैंने 0 1, और x3 पिक किया मैंने 1 1। अगर मैं स्पैनिंग सेट ऑफ एस लिखूंगा तो इसमें क्या आएगा, अल्फा इंटू 1 0 प्लस सम बीटा इंटू 0 1, रियल फील्ड पे बात कर रहा हूं, प्लस गामा इंटू 1 1। अल्फा बीटा गामा कहां से पिक कर सकता हूं, आर से। तो ये जो आपके पास डिफाइन होगा, पहला कंपोनेंट अल्फा प्लस गामा, सेकेंड कंपोनेंट बीटा प्लस गामा, और अल्फा बीटा कहां से, अल्फा बीटा गामा कहां से बिलोंग कर रहे हैं, आर से। अगर मैं गामा को 0 पुट कर दूंगा तो अल्फा और बीटा आर्बिट्रेरी रह जाएंगे, तो ये पूरा क्या बन गया, आर स्क्वायर बन गया। तो बेसिकली ये जो एस है, इससे जो जनरेट हो रहा है वो एक सबस्पेस है, और वो सबस्पेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे आर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा पूरा स्पेस बनाए, वी बनाए, ये वी का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, ये पूरे वी को भी जनरेट कर सकता है, बट दिस इज कॉल्ड सबस्पेस जनरेटेड बाय एस। आई थिंक क्लियर है नोटेशन। तो पहली डेफिनेशन हमारे पास आई लीनियर कॉम्बिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन आई मेरे पास स्पैनिंग सेट। ठीक है, अब अभी जो मैंने एक इंफॉर्मेशन लिखी है यहां स्पैनिंग सेट, ठीक है, गारंटी है कि ये सबस्पेस बन रहा है, एस कुछ भी ले लूं ये हमेशा सबस्पेस बनेगा, और सबस्पेस बनेगा तो जीरो हमेशा स्पैनिंग सेट ऑफ एस में आएगा। और जीरो स्पैनिंग सेट में आने का मतलब क्या है, जीरो को मैं हमेशा ये तो लिख सकता हूं, 0 इंटू सम x1, 0 इंटू सम x2 एंड 0 इंटू सम xn। यहां xi कहां से आ रहे हैं, s से, और यहां जीरो का मतलब क्या है, फील्ड में जो जीरो है। ठीक है, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, जीरो वेक्टर हैज अ लीनियर कॉम्बिनेशन इन एस, जिसमें सारे अल्फाई को जीरो रख दो तो लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा ही मिलेगा, एंड दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो इन एस। तो आपके पास हर सेट में जीरो वेक्टर का एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा मिलेगा, जिसमें सारे अल्फाई को अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। ये हर सेट में हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब इसी में एक टर्म और ऐड कर रहा हूं कि इफ देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो, अगर मेरे पास कुछ नॉन जीरो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, या देयर एग्जिस्ट सम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, नॉट ऑल जीरो, यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, सच दैट जीरो को अगर मैं ये लिख पाऊं अल्फा 1 x1
प्लस अल्फा एन एक्स एन, एंड यहां जो एक्स आई हैं ये बिलोंग कर रहे हैं एस में, देन दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड जीरो हैज अ नॉन ट्रिवियल, यहां ट्रिवियल वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि सारे अल्फाई जीरो हो गए थे, तो ऑब्वियसली ये हम लिख ही सकते थे। अगर अल्फाई नॉन जीरो मिल जाए तो दिस इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, और जीरो हैज नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन इन एस, इस एस में जीरो का नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज है, जीरो वेक्टर का हर सेट में ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करने की कोई गारंटी नहीं है। पहले मैं एक एग्जांपल पे काम कर लेता हूं, देन थोड़ा डिटेल में जाएंगे इसके, और कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे मैं एक एस बना रहा हूं जिसमें एलिमेंट है 1 0 0 1 1 1, ठीक है। तो यहां मैं 0 0 R2 का सबसेट ले रहा हूं, सिंपली 0 0 को लिख सकता हूं 1 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 1 माइनस 1 इंटू 1 1, तो यहां अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये नॉन जीरो है, यानी कि जीरो वेक्टर का एक नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर मैं एक S2 पिक कर लेता हूं जिसमें एलिमेंट है 1 0 और से 1 1, अब अगर मैं ये अज्यूम करता हूं कि 0 0 इक्वल टू अल्फा टाइम 1 0 प्लस बीटा टाइम 1 1, तो डेफिनेटली ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा बीटा, और इसको इससे कंपेयर करूंगा तो बीटा को जीरो होना होगा, अल्फा प्लस बीटा को जीरो होना होगा, तो इंप्लाइज अल्फा को भी क्या होना होगा, जीरो। यानी कि इस केस में मैं इस जीरो को इस फॉर्म में तभी एक्सप्रेस कर सकता हूं जब अल्फा और बीटा दोनों क्या हो, जीरो। तो S2 में जीरो वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ नॉन ट्रिवियल लीनियर, सॉरी S1 में जीरो वेक्टर का नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन मिल रहा है, लेकिन S2 में नहीं मिल रहा है। तो यहां इंफॉर्मेशन क्या है, a zero vector may or may not have a non-trivial linear combination in a given set, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो अभी तक मेरे पास टोटल 4 डेफिनेशन आ गई। पहली डेफिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन, सेकंड डेफिनेशन स्पैनिंग सेट, थर्ड डेफिनेशन नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन एंड ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, ये इंफॉर्मेशन है। अब ये ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन और नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज कहां करूंगा, तो if phi not equal to S सबसेट ऑफ V एंड अज्यूम कर रहा हूं लेट जीरो हैज अ नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन इन S, मान लेते हैं कि S में नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इंप्लाइज क्या मीनिंग है यहां नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन मिलने का, उस पे आ रहा हूं। तो यहां कुछ x1 x2 xn बिलोंग्स टू S मिलेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू F मिलेंगे, इसमें कोई एक अल्फा के होगा, इट शुड बी नॉन जीरो। तो यहां से मैंने अल्फा के को नॉन जीरो लिया है और जीरो का नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी कि जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ अल्फा एक्स आई विद आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ये लिख सकते हैं। तो यहां से मैं इस चीज को लिख सकता हूं, इंप्लाइज जीरो शुड बी इक्वल टू समीशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n विद आई नॉट इक्वल टू के, जो ये टर्म है उसको अलग कर रहा हूं मैं, अल्फा एक्स आई प्लस अल्फा के एक्स के लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास। तो दिस इंप्लाइज यहां से मैं एक्स के को क्या लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू समीशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n आई नॉट इक्वल टू के अल्फा के इनवर्स अल्फा आई विद माइनस साइन एक्स के। यहां इंपॉर्टेंट चीज जो है, अल्फा के जो नॉन जीरो है, तो अल्फा के कहां से बिलोंग कर गया, एफ स्टार से बिलोंग कर गया, और अल्फा के अगर एफ स्टार से बिलोंग कर रहा है तो इसके इनवर्स की बात कर सकता हूं, क्योंकि एफ स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन अबीलियन ग्रुप है।
अगर ये अल्फा के जीरो नॉन जीरो नहीं होता तो यहां प्रॉब्लम क्या थी, मैं इनवर्स की डिस्कशन नहीं कर सकता था। तो मैंने ओवरऑल क्या लिखा, एक्स के जो वेक्टर है ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको लिख सकता हूं आई इक्वल टू 1 टू एन बट आई नॉट इक्वल टू के, ये कुछ स्केलर क्वांटिटीज है तो उसको नाम दे सकते हैं गामा आई एक्स आई, और गामा आई कहां से बिलोंग कर रहे हैं, एफ से। तो ये जो है इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 एक्स के माइनस वन एक्स के प्लस वन अप टू xn। इसमें क्या मिसिंग है, एक्स के मिसिंग है। तो आपके पास अगर जीरो वेक्टर का एक नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन मिल गया किसी भी एस में, तो कोई एक वेक्टर जरूर मिलेगा जिसका मैं बाकी कुछ वेक्टर्स के फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पाऊंगा। ठीक है, और अगर ये हो गया तो यहां से मैं यहां पे जा सकता हूं, यहां से फिर मैं यहां पे जा सकता हूं, तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हो गया। तो किसी भी सेट में जीरो वेक्टर का नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन कब मिलेगा, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर एक्स के इन एस विच इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम अदर वेक्टर्स। यानी कि ये जो एक्स के है ये किसके स्पैनिंग सेट में चला गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं इफ एंड ओनली इफ दिस एक्स के इज बिलोंग्स टू स्पैनिंग सेट ऑफ कौन से वेक्टर्स, x1 x2 एक्स के माइनस वन एक्स के प्लस वन अप टू xn, और ये स्पैनिंग सेट ये है तो इसको मैं w लिख सकता हूं। अब मैं इस सेट से स्पेस स्पैन करूं या इसको एक्स के को ऐड करके स्पैन करूं तो सेम स्पेस जनरेट होगा। यानी कि इस वेक्टर को क्या मैं बोल सकता हूं, इट इज डिपेंडिंग ऑन x1 x2 एक्स के प्लस वन xn। तो यहां से एक कंसेप्ट आता है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो बेसिकली कोई एक सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ जीरो वेक्टर हैज अ नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन इन एस। या हम ये बोल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम वेक्टर सच दैट दिस वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम अदर वेक्टर्स ऑफ एक्स। ठीक है, या ये लिख सकता हूं देयर एग्जिस्ट सम x1 x2 xn नॉन जीरो वेक्टर, सॉरी देयर एग्जिस्ट सम x1 x2 xn vectors in S and alpha 1 alpha 2 alpha n belongs to F, at least one of them should be non-zero but this linear combination is zero। तो मैं कुछ भी तीनों में से यूज कर सकता हूं कि कोई भी एक सेट LD कब होगा, पहला आप इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो कि जीरो वेक्टर का उस सेट में नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, या कोई सेट एक LD सेट कब होगा, जब किसी एक वेक्टर को कुछ बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। या कोई एक सेट LD कब होगा, जब ये समीशन ऑफ अल्फा एक्स आई इक्वल टू जीरो हो जाए लेकिन कुछ अल्फा ई नॉन जीरो मिल जाए। ठीक है, या सेट LD कब होगा, जब किसी एटलीस्ट एक वेक्टर का मोर देन वन लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाए उस गिवन सेट में। बेसिकली जीरो वेक्टर में सारे अल्फा जीरो तो ले ही सकता हूं मैं। अगर सेट LD हो गया तो जीरो वेक्टर का नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन भी मिलेगा, यानी कि जीरो वेक्टर के एटलीस्ट टू डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ठीक है, या इस एक्स के वेक्टर के एटलीस्ट दो लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो इस एक्स के को मैं एटलीस्ट ये तो लिख ही सकता था, और इस एक्स के को मैंने ऐसे भी लिख दिया। तो कोई भी सेट लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम वेक्टर और जीरो वेक्टर हैज एटलीस्ट टू लीनियर कॉम्बिनेशन इन दिस गिवन सेट, और सम नॉन जीरो वेक्टर इफ एग्जिस्ट हैज एटलीस्ट टू लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन ऐड कर लेते हैं। तो कोई भी सेट एस है जो वी का सबसेट है, ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ। आप पहली कंडीशन लिख सकते हो जीरो हैज अ नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। ये स्टेटमेंट लिख सकते हो।
और देयर एग्जिस्ट एक्स के बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स के हैज टू डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन इन एस, इस एस में इस किसी एक वेक्टर के मोर देन वन लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए, या ये लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट एक्स के सच दैट एक्स के कैन बी रिटन एज अ समीशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू सम आर अल्फा ई एक्स आई, और एक्स आई शुड नॉट बी इक्वल टू एक्स के, और एक्स आई कहां से आना चाहिए, एस में से। यानी कि किसी एक वेक्टर को कुछ रिमेनिंग वेक्टर्स का आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पाओ, या आप ये लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आर नॉट ऑल जीरो such that or and x1 x2 xr belongs to S such that summation of alpha i xi equal to 0, ये लिख सकते हो। यानी कि बेसिकली ये इसी के इक्विवेलेंट है, और ये सारी स्टेटमेंट ऑब्वियसली इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास ओवरऑल इंफॉर्मेशन है। किसी भी एलडी सेट को चेक करने के लिए आप इनमें से चारों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लिखना है तो क्या लिखेंगे, अ सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ जीरो वेक्टर हैज ओनली ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन इन एस। एस में जीरो वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और दूसरा, फॉर ऑल एक्स के बिलोंग्स टू एस, एक्स के हैज यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन इन एस। हर एक्स के का यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए एस में। आप इस चीज को और भी एक्सटेंड कर सकते हो। एक्स के कोई भी स्पैनिंग सेट का मेंबर है तो इस एक्स के का यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन एस, या एक्स के there never exist xk which can be written as in this form, या हम ये लिख सकते हैं कि if alpha 1 alpha 2 alpha n belongs to f and x1 x2 xr belongs to this such that अगर ये जीरो है तो मुझे अल्फा आई को क्या करना होगा, जीरो फॉर ऑल आई। तो जब आपको एग्जाम में यूज करना है तो ये लास्ट डेफिनेशन यूज करना है। एलडी के लिए जो डेफिनेशन यूज करना है वो नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन यूज करना है, या किसी भी सेट को एल आई एल डी चेक करना है तो आपको करना क्या है, आपको अज्यूम कर लेना है कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन मिल रहा है जो जीरो के इक्वल है। उसके बाद इस पे कुछ कैलकुलेशन करनी होगी आपको। कैलकुलेशन करने के बाद अल्फा ई में कुछ इक्वेशंस आएंगी। उन इक्वेशंस से अगर मैं सारे अल्फा ई को जीरो प्रूव कर पाया तो सेट एल डी हो जाए, एल आई हो जाएगा। और अगर कुछ अल्फा नॉन जीरो मिल सकते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि वो इक्वेशन अगर डिपेंडेंट हो गई तो कुछ नॉन जीरो अल्फा मिल जाएंगे, तो उस केस में सेट एलडी हो जाएगा। तो आपको ओवरऑल किसी भी सेट को एल आई एल डी चेक करने का प्रोसीजर यहीं से यूज करना है। हमेशा सेट के कुछ एलिमेंट्स लो, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो रखो, ठीक है, और जीरो रखने के बाद अगर सारे अल्फा जीरो हैं तो एल आई, अदरवाइज सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये ओवरऑल मेथड है किसी भी सेट को एल आई और एल डी चेक करने का। तो अभी तक हमारे पास डेफिनेशंस क्या आ गई, स्पैनिंग लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन आ गई, स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन आ गई, एल आई सेट की डेफिनेशन आ गई, और एल डी सेट की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, अब इसको चेक करने का एक मेथड या क्वेश्चन का पैटर्न जो आपके एग्जाम में रेगुलरली पूछा जा रहा है वो क्या पैटर्न है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। आपको कोई एक वेक्टर स्पेस दिया होगा V ओवर F, और उसमें कुछ वेक्टर्स दिए होंगे x1 x2 xn बिलोंग्स टू V ओवर F। ठीक है, और ये सारे xi वेक्टर्स जो होंगे x1 x2 xn जो होंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट दिए होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको वेक्टर्स दिए जाएंगे u1 विच इज अल्फा 11 x1 प्लस अल्फा 12 x2 प्लस अल्फा 1n xn, कुछ xi वेक्टर बना दिया गया। फॉर एग्जाम्पल
उसने दे दिया x1 माइनस x2 या x1 प्लस x2, बाकी सारे कोफिशिएंट 0। एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिख रहा हूं साथ में। u2 वेक्टर उसने दे दिया अल्फा 21 x1 प्लस अल्फा 22 x2 प्लस अल्फा 2n xn। फॉर एग्जाम्पल x2 प्लस x3 इक्वल टू u2, और यहां um वेक्टर आपको दे दिया अल्फा m1 x1 प्लस अल्फा m2 x2 प्लस अल्फा mn xn। जैसे यहां से xm माइनस 1 प्लस xm इक्वल टू um दे दिया। ये कुछ m वेक्टर्स दे दिए। ओवरऑल मेरे पास n वेक्टर्स है, उससे कुछ m वेक्टर्स बनाए हैं, और उसके बाद वो ये पूछता है आपसे कि u1 u2 um li होंगे या ld। तो li इफ एंड ओनली इफ, ये चेक करना है। तो मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा हूं, मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसमें एंट्रीज क्या होंगी ए आई जे, सॉरी अल्फा ई जे। आई यहां कहां से वेरी कर रहा है 1 अप टू m, और j वेरी कर रहा है 1 2 3 अप टू m। तो ये मैट्रिक्स जो है वो m क्रॉस n है। आप मैट्रिक्स को n क्रॉस m बनाओ या m क्रॉस n बनाओ, यहां मैटर नहीं करने वाला है। तो ये सेट Li होगा इफ एंड ओनली इफ a, ये जो मैट्रिक्स है इसका जो रैंक है वो क्या हो जाए m हो जाए। बस मैं यहां रूल आपके लिए डिफाइन कर रहा हूं, रैंक को m लेना है। अभी मैंने जो मैट्रिक्स बनाई है वो मैट्रिक्स कैसे बनाई है यहां अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 अल्फा 1n लिया, देन अल्फा 2 1 लिया, अल्फा 2 2 लिया, अल्फा 2n लिया, उसके बाद अल्फा m1 पिक करा, अल्फा m2 पिक करा और अल्फा mn पिक करा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो ये m क्रॉस n मैट्रिक्स, यानी कि ये जो पहला वेक्टर दिया है उसमें x1 का कोएफिशिएंट पहली पोजीशन पे, x2 का कोएफिशिएंट, तो ये जो पहला रो है वो u1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये u2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये um को। तो यानी कि जो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिया है वो रो फॉर्म में लिया है। अब कोई एक बंदा ये भी कर सकता था, ए ट्रांसपोज लिख सकता था। तो अगर ए ट्रांसपोज लिखूंगा तो u1 u2 um ये लिखा जाएगा। तो ये आएगा अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 अल्फा 1m अल्फा 2 1 अल्फा 2 2 अल्फा 2n और अल्फा m1 अल्फा mn, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, सॉरी अल्फा 2 1 और अल्फा ये आ जाएगा n1 और अल्फा nm ये आ जाएगा, ऐसा कुछ वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो यहां क्या है आपके पास कॉलम फॉर्म में आ गया। तो अगर मैं नलिटी की बात करूंगा, जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लोगे तो बेसिकली ये अगर मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो ये fn से fm पे ट्रांसफॉर्मेशन है, और अगर यहां बात करूंगा तो ये fm से fn पे ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लोगे तब क्लियर होगा। ठीक है, तो इस केस में रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए, ये आपके पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उसके इक्वल आता है, वो हमेशा n लिखोगे यहां। अगर मैं यहां बात करूंगा तो वो क्या आएगा m आएगा। मैं यहां कंडीशन आपको लिख रहा हूं कि अगर यहां m वेक्टर्स दिए हुए हैं तो ये m वेक्टर्स li होंगे इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ a इक्वल टू m। अब यहां रैंक वर्ड यूज कर रहा हूं, नलिटी वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। अगर नलिटी यूज करना है तो वो डिपेंड करेगा आप रो फॉर्म में लिख रहे हो या कॉलम फॉर्म में। तो आप रूल जो लिखोगे वो रैंक के लिए लिखोगे। नलिटी के लिए जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लोगे तो यहां से मान लो उसने ये मैट्रिक्स बनाई है तो रैंक m हो गया, तो नलिटी क्या आ जाएगा n माइनस m। अगर उसने ये मैट्रिक्स बनाई है तो रैंक प्लस नलिटी m होगा, रैंक m हो गया तो नलिटी क्या होगा 0। यानी कि अगर मेरे पास जो u1 वेक्टर है उसको मैं कॉलम से रिप्रेजेंट करूंगा तो ये वेक्टर li होंगे इफ एंड ओनली इफ नलिटी ऑफ a 0 होगा। अगर इसको मैं रो से रिप्रेजेंट करूंगा
तो ये वेक्टर एल आई होंगे इफ एंड ऑल इफ नलिटी जो होगा वो n माइनस एम होगा। तो नलिटी में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन रैंक में डिफरेंस नहीं आएगा। यहां रैंक लिखूं या यहां रैंक लिखूं, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज हमेशा सेम होता है। तो इसलिए रूल आपके पास क्या होना चाहिए, रैंक के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और उसके बाद अगर वो नलिटी के लिए रिलेशन पूछ रहा है तो ये यूज करोगे, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने कॉलम्स हैं वो रैंक प्लस नलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आपके पास रैंक एम है तो नलिटी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक, ठीक है। तो इसमें मैं डायरेक्टली कंडीशन लिख देता हूं, दीज वेक्टर्स आर एल आई u1 u2 um li if and only if nullity of A is equal to number of columns minus m। अब आप इसको कॉलम फॉर्म में लिखो या रो फॉर्म में लिखो, मैटर नहीं करेगा, ये फॉर्मुलेशन काम का है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने आपको दिया कि x1 x2 x3 x4 ये 4 वेक्टर्स है जो li है, और मुझे चेक करना है कि x1 प्लस 2x2 माइनस x3 ये कोई u1 वेक्टर बना लिया, और 2x1 माइनस x2 प्लस x3 ये कोई u2 वेक्टर बना लिया, x1 माइनस x2 प्लस x3 ये कोई u3 वेक्टर बना लिया। ये 3 वेक्टर्स दे दिए, इनको चेक करना है एल आई और एल डी। तो सिंपली एक मैट्रिक्स बनाओ, 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, ठीक है। अब इसकी रैंक चेक करनी है तो आपको एक्लन फॉर्म में चेंज करना होगा। एक्लन फॉर्म में चेंज करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, या तो इसको अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाते हैं या इसको लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाते हैं। अगर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बना रहे हो तो जितनी नॉन जीरो रोज हैं दैट इज रैंक, अगर लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बना रहे हो तो जितने नॉन जीरो कॉलम्स हैं दैट शुड बी दी रैंक। तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना। तो मैं अपर ट्रायंगल बना रहा हूं, तो अपर ट्रायंगल बनाने के लिए ये एंट्री 0 करेंगे, तो पहली रो में कोई चेंज नहीं, 1 2 1, और यहाँ एंट्री जीरोज हैं। अब ये वैल्यू फाइंड करनी है तो या तो वो r1 इक्वल टू r2 माइनस समथिंग करते हैं हम, वो यूज करो, अदरवाइज डायरेक्टली जिस वैल्यू के नीचे एंट्री 0 कर रहे हो दैट वैल्यू इज कॉल्ड पाइवट पोजीशन, ठीक है। और ये एंट्री फाइंड करनी है तो इन दो एंट्री को कंटेन करने वाली 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले लो और उसका डिटर्मिनेंट। तो मुझे यहां एंट्री फाइंड करनी है तो -1 एंड -4, डिटर्मिनेंट क्या आ गया -5 अपॉन दिस पाइवट वैल्यू, तो ये एंट्री आपके पास आ जाएगी -5। नेक्स्ट ये एंट्री फाइंड करनी है तो इसको और इसको कंटेन करने वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो 1 + 2 तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन पाइवट वैल्यू 1 है। ये एंट्री फाइंड करनी है तो ये आपके पास क्या आएगा -1 -2 तो -3, ये एंट्री 1 एंड ये आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब उसके बाद इस पोजीशन को 1 बना लो, तो इसको 1/5 -1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -3/5 आ जाएगा, ताकि कैलकुलेशन कम रहेगी, फर्क नहीं पड़ने वाला। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे एल आई वेक्टर्स चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। ये इक्विवेलेंट फिर इसके नीचे 0 बनाना है तो 1 2 1 0 1 -3/5 0, ऑब्वियसली यहाँ कोई एंट्री 0 आएगी। ये एंट्री फाइंड करनी है तो अब पाइवट पोजीशन ये है, तो इन दो को कंटेन करने वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो क्या आ जाएगा 2 - 9/5 विच इज 1/5। तो इसमें सारी रोज नॉन जीरो हैं तो ये तीनों वेक्टर्स क्या है एल आई है। अगर उसने किसी कंडीशंस दे दी, मान लो ये 0 दे दिया, ये 0 दे दिया और ये 0 दे दिया, और आपको चेक करना है कि ये तीनों एल आई कंडीशंस हैं या एल डी कंडीशन है, तब भी सेम प्रोसीजर करना है। ये हम यूज करेंगे जब वेक्टर स्पेस की डायमेंशन चेक करनी है। तो मान लो उसने एक वेक्टर स्पेस आगे वो देगा कि एक स्पेस बन रहा है जो इन 4 वेक्टर से जनरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये वेक्टर स्पेस बनाएगा सच दैट ये W दिया उसने, जनरेटेड बाय दिस वेक्टर सच दैट दिस इक्वल टू 0 दिस इक्वल टू 0 दिस इक्वल टू 0। इस स्पेस की डायमेंशन क्या है या इसमें कितने मैक्सिमम एल आई वेक्टर बना सकते हैं, तो वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमें ये रेस्ट्रिक्शन चाहिए। यहाँ 3 रेस्ट्रिक्शंस है, ओवरऑल कितने एल आई वेक्टर थे 4, और 3 बार रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो डायमेंशन क्या बच जाएगी 1। तो डायरेक्टली आप लिख पाओगे डायमेंशन इज 1।
तो उसके लिए भी ये हमें यूज करना है। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर्स को LI LD चेक करने का ये प्रोसीजर है। अगर यहां ये प्रोसीजर नहीं यूज करना है तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखनी है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, समीशन अल्फा xi को 0 पुट करना है, उसके बाद कुछ कैलकुलेशन करनी है एंड देन आपको अल्फा में एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा। ठीक है, उस सिस्टम के पास आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग LI LD डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपके पास LI चेक करने का मेथड है। अब LI और LD की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं कि कब वेक्टर्स LI होंगे, कब वेक्टर LD होंगे, या LI सेट्स में क्या इंफॉर्मेशन है, LD सेट्स में क्या इंफॉर्मेशन है। तो अगर मेरे पास V/F एक वेक्टर स्पेस है, बी अ वेक्टर स्पेस, कोई भी रैंडम वेक्टर स्पेस है, ठीक है, फाई सबसेट ऑफ फाई नॉट इक्वल टू एस सबसेट ऑफ वी। अभी तक जो भी मैंने डेफिनेशन लिखी है वो नॉन एम्प्टी सेट पे लिखी है, उसका रीजन अभी लेके आ रहा हूं क्यों ऐसा लिखा है। एस नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो एस अगर LI है तो पहली इंफॉर्मेशन, या 0 अगर एस में बिलोंग कर गया तो इंप्लाइज एस मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। ऐसा कोई भी सेट जिसमें 0 वेक्टर आ गया, इट शुड बी लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ठीक है, रीजन ऑब्वियस सा रीजन है, 0 वेक्टर को 0 × 1 लिख सकते हैं तो नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। एस अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो इंप्लाइज फॉर एवरी टी सबसेट ऑफ V such that S contained in T implies T is linearly dependent। तो किसी भी LD सेट का सुपर सेट हमेशा LD होगा। रीजन ऑब्वियसली है, S में 0 का नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो उसके लार्जर सेट में हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट V/F जो होता है वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है, और अगर W कोई सबस्पेस है ऑफ V/F का तो W इज ऑल्सो लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि इन सब में 0 वेक्टर जरूर आएगा। तो हर सबस्पेस एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट होता है, हर स्पेस एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट होता है। नेक्स्ट, अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इंप्लाइज फॉर ऑल T सबसेट ऑफ S T इज ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो 0 वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा। और 0 वेक्टर का ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन मिलने का मतलब क्या है, यहां मैं कभी भी नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकता, तो ऑब्वियसली सबसेट में कभी नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, यानी कि हर सेट का हर LI सेट का सबसेट क्या होता है, LI होता है, और एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। तो यहां से फाई इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, फाई इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। यहां तक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक कैलकुलेशन है या बेसिक इंफॉर्मेशन है LI सेट और LD सेट, या LI चेक करना, LD चेक करना। तो अब पहला हमने सेगमेंट डिस्कस किया था वेक्टर स्पेस कैसे चेक करेंगे, सब स्पेस कैसे चेक करेंगे। सेकंड सेगमेंट है स्पैनिंग सेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी, LI सेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी, LD सेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट हम डिस्कस करेंगे बेसिस क्या होगा, डायमेंशन क्या होगी, और डायमेंशन कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज।